चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये लास्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिक है, ये महा कंक्लूजन वाला पार्ट दे रहे हैं। जो क्रिक है ना, क्रिक कोड को, क्रिक पहला बात सेंट्रल डोग्मा दिया, और साथ साथ जो है जो टीआरएनए कोड को रीड करता है वो भी बताया। तो क्रिक ने क्या क्या बताया जो टीआरएनए रीड करता है कोड को, वो बताया पहला चीज़। दूसरा चीज़ सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया। वाटसन एंड क्रिक ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, और साथ में सेमी कंजर्वेटिव डीएनए जो होता है उसके बारे में बताया। टीआरएनए सॉल्यूबल आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। 2 डिग्री जो है वो क्लोवर लीफ शेप होता है, 3 डिग्री जो है वो इन्वर्टेड लीफ शेप होता है। ईस्ट यूकैरियोट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब टीआरएनए के बारे में। देखो टीआरएनए जो है, जिसे हम एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग of the preposition of code, it was clear to Francis Crick that there was to be a mechanism to read the code and also to link it with the amino acid। देखा, वही क्रिक जो है, क्रिक ही बताया था कि टीआरएनए जो है वो कोड को रीड कर पाता है। बिकॉज अमाइनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल। हम ऐसा करते हैं, कंक्लूजन वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब तो हम पढ़ ही लेंगे। कंक्लूजन वाला पार्ट देखते हैं। जो एटीपी है उसका नाम होता है एडिनाइलिक एसिड। एटीपी को हम एडिनाइलिक एसिड भी कहते हैं। ईस्ट जो है यूकैरियोट है। एडिनाइलिक एसिड जो है उसमें हमारा न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे देखो, अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है। अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है। जब एटीपी में अमाइनो एसिड जुड़ता है तो उसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। या तो कह दो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कह दो, या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कह दो। फिर यहाँ पे आते हैं, आरएनए है, यहाँ पे राइबोसोम है। सो यहाँ पे 80 डिफरेंट प्रोटीन होता है इन इट्स इनएक्टिव स्टेज। 80 प्रकार का राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम के अंदर 80 प्रकार का डिफरेंट तरह का प्रोटीन होता है इनएक्टिव स्टेज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये एमआरएनए है, उसके ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है। जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम कभी कभी कैटलिस्ट के तरह काम करता है, और वो कैटलिस्ट जो है वो हमारा राइबोजाइम है। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर राइबोजाइम है, और हमारा कैटलिस्ट जो है यूकैरियोट में 23S आरएनए है। 23S आरएनए, 23S आरएनए हमारा कैटलिस्ट के तरह काम करता है। फिर यहाँ पे हम यूटीआर को समझाए हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन को। पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस आर डायलेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। अच्छा, डिक्टेटेड बाय डीएनए। जो पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस है, जो पॉलीपेप्टाइड बना है, वो किसके द्वारा डिक्टेट किया गया है? डीएनए के द्वारा डिक्टेट किया गया है। और रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है? एमआरएनए के द्वारा। तो पहली पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस जो है वो डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए।
यहाँ पे कुछ पार्ट गिवन है कि देखो ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का, वो 4 लेवल पे होता है। सबसे पहला जो लेवल है वो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हमारा जीन रेगुलेट हो सकता है, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे एमआरएनए को, वहाँ पे हो सकता है, प्रोसेसिंग लेवल पे हो सकता है, ट्रांसलेशनल लेवल पे हो सकता है। तो ये 4 लेवल पे हम उसको प्रोसेस रेगुलेट कर सकते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइड जो है वो लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ZYA BPT से याद रखना है, बीटा PT, बीटा ग्लैक्टोसाइड परमिएस और ट्रांस एसिटाइलेज, ZYA BPT। BPT मतलब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे याद करो। अब आ चुके हैं हम ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट के ऊपर। अब आ चुके हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था 1990 में और ख़त्म हुआ 2003 में। लगभग 13 साल लग गए। ठीक है। अगर इसको बताएं हम एक किताब में करके, तो कितना किताब लग जाएगा। अगर हम एक पेज में 1000 बेस पेयर को लिखें, अगर हम एक पेज में 1000 बेस पेयर को लिखें और 1000 पन्ना का हम बुक बनाए, तो हमको 3300 बुक लग जाएगा पूरा उस चीज़ को लगाने में। अगर हम 1000 बेस पेयर का, 1000 बेस पेयर का हम एक पन्ना में लिखें और ऐसा 1000 पन्ना एक बुक के अंदर रखें, तो 3300 बुक हमें लग जाएगा। HGP जो है वो एक प्रकार का बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, HGP। तो HGP जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? तो HGP जो है US के द्वारा। US में 2 डिपार्टमेंट थे, एक है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो पहला है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। फिर UK में था वेलकम ट्रस्ट। फिर इसके अलावा चाइना, जापान, और याद करो GF जर्मनी, फ्रांस, ये सब देश भी कुछ कुछ योगदान किया था। ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, मतलब लिया गया था, यूज़ किया गया था। तो बैक्टीरिया जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, बैक्टीरिया, ईस्ट, ड्रोसोफिला। प्लांट में राइस प्लांट हो गया, राइस के अलावा अरबडोप्सिस हो गया, कैनोरब्जिस, कैनोरहैबिडाइटिस एलिगेंस हो गया, कैनोरब्डाइटिस एलिगेंस। तो देखो ऐसे याद करो, ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ है। बैक्टीरिया हुआ है, ईस्ट हुआ है, ड्रोसोफिला हुआ है, ये 3 को अलग याद रखो। और प्लांट के अंदर 2 हुआ है। पहला प्लांट जो था वो पहला था राइस प्लांट और एनिमल। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। प्लांट में कौन है? राइस एंड अरबडोप्सिस। प्लांट में कौन है? राइस एंड अरबडोप्सिस। एनिमल में कौन है? कैनोरब्डाइटिस एलिगेंस। कैनोरब्डाइटिस एलिगेंस, जिसे कि हम नेमेटोड्स कहते हैं। नेमेटोड जो है वो फ्री लिविंग होता है, नन पैथोजेनिक होता है। फ्री लिविंग होता है, अकेला रहता है, और ये पैथोजन नहीं होता है, नन पैथोजेनिक है। ठीक है, फिर से एक बार हो जाए। ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया, ईस्ट, ड्रोसोफिला के अलावा प्लांट में जो है राइस और अरबडोप्सिस है। एनिमल में कैनोरब्डाइटिस एलिगेंस है, जिसे कि हम नेमेटोड्स कहते हैं, और वो फ्री लिविंग होता है और नन पैथोजेनिक होता है। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या है?
सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा सीक्वेंसिंग करना। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब है कि पूरा सीक्वेंस करना, इसी को बोलते हैं। अब देखो, जो होस्ट था वो हमारा बैक्टीरिया था और ईस्ट था। बैक्टीरिया और ईस्ट था, हम इन दोनों को होस्ट की तरह लिए थे। तो अगर होस्ट हम लिए हैं बैक्टीरिया और ईस्ट को, तो वेक्टर कौन सा लेना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें वेक्टर भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिए, BAC बैक, YAC यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। अगर हम होस्ट बैक्टीरिया लेंगे तो बैक यूज़ करेंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। अगर हम ईस्ट लेंगे तो फिर हम वेक्टर यूज़ करेंगे, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ठीक है, अब नीचे आते हैं। देखो, सेंगर एक साइंटिस्ट है। सेंगर ने क्या किया, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर बनाया, एक मशीन बनाया। देखो, सेंगर ने एक मशीन बनाया जो कि DNA को ऑटोमेटिकली सीक्वेंस करता है। तो सेंगर ने एक मशीन बनाया जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर, जो कि सीक्वेंस करता है DNA को ऑटोमेटिकली, और ये सीक्वेंस करता है अमाइनो एसिड को इन प्रोटीन। तो ये DNA को भी सीक्वेंस करता है और अमाइनो एसिड को भी सीक्वेंस करता है प्रोटीन में। DNA से अमाइनो एसिड को सीक्वेंस करता है, कि थ्रू अमाइनो एसिड को प्रोटीन में सीक्वेंस करता है। देखो, सीक्वेंसिंग जो है वो 24 क्रोमोजोम का हुआ, 22+XY। ठीक है, 22+XY। क्रोमोजोम 1 जो था, इसका सीक्वेंसिंग कंप्लीट कब हुआ, मई 2006 के अंदर। मई 2006 में इसका सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं कुछ साइलेंट फीचर को, सेलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखो, ऑलमोस्ट 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। मतलब देखो, 99% जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का बेसिस है वो एकदम एग्जैक्टली सेम है हमें हर पीपल में। तो डिफरेंस कितना का है, 0.1% का। अगर 0.1% भी देखें तो वो लगभग 3 × 10⁻⁶ आता है बेस पेयर, तो वो भी बहुत बड़ा है। तो अब हमको याद करना है 5-6 पॉइंट को जो कि सैलिएंट फीचर है, कि ह्यूमन जीनोम में कितना बेस पेयर है। ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर है, 3 बिलियन। अब 3 बिलियन को एग्जैक्टली याद करना है तो 3.164 बिलियन बेस पेयर, 3.164 बिलियन बेस पेयर है। ठीक है, जो एवरेज जीन है वो 3000 बेसिस का है। कोई एक जीन है, वो एवरेज जीन जो है वो 3000 बेसिस का है। कुछ जीन ऐसा भी है जैसे डिस्ट्रोपिन, उसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस है, 2.4 मिलियन बेसिस है डिस्ट्रोपिन के अंदर, जो कि लार्जेस्ट है ह्यूमन जीन के अंदर। टोटल जीन जो है वो हमारे पास, टोटल जीन अगर देखें तो लगभग वो हमारे पास 30,000 जीन है, 30,000 टोटल जीन है। 50% जीन जो है फंक्शन उसका पता है, और 50% का हमें फंक्शन पता नहीं है।
क्रोमोजोम 1 जो है, क्रोमोजोम 1 उसमें सबसे ज़्यादा जीन है, लगभग 2968 जीन क्रोमोजोम 1 में है। 2968 जीन क्रोमोजोम नंबर 1 में है और क्रोमोजोम वाई में सबसे कम है जो कि 231 है। अब हम बात करेंगे रेपिटेटिव सीक्वेंस के बारे में। लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, मतलब ह्यूमन जीनोम में जो हम 0.1% था, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है पोर्शन वो रिपीटेटिव सीक्वेंस का है। रिपीटेटिव सीक्वेंस नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, इसका कोई कोडिंग, ये कोई कोडिंग नहीं करता है, बट दे मेड क्रोमोजोम स्ट्रक्चर डायनेमिक एंड इवोल्यूशनरी। तो ये क्रोमोजोम को इवोल्यूशन करवाता है क्योंकि इसमें जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा इवोल्यूशन में काम आता है। ठीक है, हमारे पास 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख एसएनपीज है। एसएनपीज को हम स्निप्स कहते हैं, एसनिप्स। तो 1.4 मिलियन स्निप्स है। एक बार वापस से यहाँ से लेके यहाँ तक को हम रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन जीनोम जो है वो लगभग हमारे पास 3 बिलियन है, जिसे कि हम कहेंगे 3.164 बिलियन। ठीक है, हमारा जो एवरेज जीन है उसके अंदर 3000 बेसेस होता है, लेकिन डिस्ट्रोपिन जो है, जो कि सबसे लार्जेस्ट जीन है, उसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस है, 24 लाख बेसेस है। हमारे पास टोटल जीन जो है वो 30,000 है टोटल जीन, जिसमें कि क्रोमोजोम नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा है 2968 और क्रोमोजोम वाई पे 231, 231 फ्यूएस जीन। अब हम बात करेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में, जिसका हमें कोडिंग, जो कोडिंग नहीं करता है, लेकिन ये जो है क्रोमोजोम को स्ट्रक्चरल और डायनेमिक इवोल्यूशन करवाता है। 1.4 मिलियन स्निप्स है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में इतना सा था। टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एज स्टेटेड इन द प्रोसीडिंग सेक्शन, हमें पता है कि 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस एमंग ह्यूमन इज सेम। Assuming human genome as 3 into 10 to the power 9 base pair, in how many bases sequence would there be difference? तो लगभग 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर का डिफरेंस आता है। It is this difference in the sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance. If one aims to find out genetic difference, phenotypic appearance, if one aim to find out genetic difference between two individual or amongst individual of a population, sequencing the DNA every time would be a very daunting and expensive task. Imagine trying to compare two set of 3 into 10 to the power 6 base pair. अगर इतना करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव टास्क हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एक क्विक वे होना चाहिए जिससे कि हम कंपेयर कर सके डीएनए का सीक्वेंस को ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। ठीक है, तो वो क्विकली होना चाहिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो, उसमें हम डिफरेंस देखते हैं कुछ स्पेसिफिक रीज़न का, जिसे हम बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस होता है, ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम। स्मॉल स्ट्रेच जो होता है डीएनए का वो बहुत बार रिपीट हो जाता है। दिस repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peak during
सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, इससे हम रेपिटेटिव डीएनए को अलग करते हैं। द बल्क डीएनए फॉर्म ए मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक। तो जो बल्क डीएनए होता है, जो हमारा कोई काम का नहीं है, वो बहुत बड़ा पीक बनाता है, और जो छोटा वाला है वो स्मॉल पीक बनाता है। और जो छोटा वाला पीक होता है उसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, ए टी रिच और जीसी रिच। ए टी रिच या तो ए टी रिच हो या फिर जीसी रिच हो, इसके डिपेंडिंग में, इसके बेस कंपोजिशन में हम लेंथ ऑफ सेगमेंट, कितना लेंथ है सेगमेंट का, नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट। द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट ईटीसी। दिस सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये कोई प्रकार का प्रोटीन को कोड नहीं करता है, बट दे फॉर्म ए लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। दिस सीक्वेंस शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत ज़्यादा, दिस सीक्वेंस शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Since DNA from every tissue such as blood, hair follicle, skin, bones, saliva, sperm, कहीं से भी ले, from an individual show the same degree of polymorphism. Polymorphism का मतलब क्या है? चेंज, सेम डिग्री ऑफ चेंज होता है किसमें? सैटेलाइट डीएनए में। They become very useful identification tool in forensic application. Further, as the polymorphism are inheritable from parent to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing, and in the case of disputes, जब कुछ disputes होता है तब हम DNA fingerprinting का यूज़ लेते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सैटेलाइट डीएनए जो था वो नन कोडिंग था और रिपीटिंग था। नन कोडिंग में वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है, कोडिंग में रिजेक्ट हो जाता है, समझे? ये हमारा एसएनपीज है, स्निप्स, जो कि अभी आएगा टॉपिक में। एज पॉलीमॉर्फिज्म in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome। जो पॉलीमॉर्फिज्म है डीएनए सीक्वेंस में, ये बेसिस है जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। As polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting। पॉलीमॉर्फिज्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यही बेसिस है। इट इज़ एसेंशियल दैट वी अंडरस्टूड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स। इन सिंपल टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन इन जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के वजह से जो चेंज आता है उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। If a germ cell mutate, does not seriously impair individual ability to have offspring। अगर कोई जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली, इफ ए जर्म सेल म्यूटेशन doesn't seriously impair individual ability to have offspring who can transmit mutation, it can spread to। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इंडिविजुअल का 2 सेल में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगा। जो सैटेलाइट डीएनए है वो नॉन कोडिंग होता है,
हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मेड अप ऑफ रिपीटेटिव डीएनए का बना हुआ होता है। तो हमको ऐसे के ऐसे याद करना है। द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन allelic sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism. If more than one variant, अगर if more than one variant at a locus occur in human population, जिसका फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा है, क्या बोलना चाह रहा है कि अगर allelic sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant at a locus occur in human population with a frequency of greater than 0.01. in simple term हम ये कहना चाहते हैं कि if an inheritable mutation, अगर हमारा इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो है वो अगर देखा जाए पॉपुलेशन में, अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी पे है, फ्रीक्वेंसी कितना है 0.01 से अगर हाई है, 0.01 से अगर हाई है, इट इज रिफर्ड टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, तब उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कब कहेंगे? जब पॉपुलेशन के अंदर जो हमारा चेंजेस है, जो म्यूटेशन है, वो अगर 0.01 से ज़्यादा है, इतना फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तभी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher. Non-coding DNA sequence में ज़्यादा होता है चांस, as mutation in this sequence may not have any immediate effect. क्योंकि अगर नॉन कोडिंग में हुआ है तो इससे कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है इंडिविजुअल में या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे, वो स्टोर हो जाता है। दिस म्यूटेशन कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये म्यूटेशन जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है जनरेशन एंड आफ्टर जनरेशन एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी polymorphism. There is variety of different type of polymorphism ranging from single nucleotide SNPs changes to very large scale change for evolution and the speciation. Such polymorphism plays very important role. You will study this in detail at higher classes. The technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alec Jeffrey. सबसे पहले एलिक जेफरी के द्वारा टेक्निक जो है वो डेवलप किया गया था। ही यूज सैटेलाइट डीएनए एज ए प्रोब। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की तरह इस्तेमाल किया। दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इट वाज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट VNTR, और उसे क्या कह दिया VNTR कह दिए। द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज ए प्रोब। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो बोले कौन सा ब्लॉटिंग किए गए थे, तो साउदर्न ब्लॉटिंग यहाँ पे किया गया था। साउदर्न ब्लॉटिंग किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, साउदर्न ब्लॉटिंग किया गया था। बहुत आसान भी है ये। VNTR का साइज कितना लिया गया था? 0.1 से लेके 20 किलो बाइट्स तक, 20 किलो बेसिस तक। VNTR का जो साइज था
वो 0.1 से लेके 20 किलो बाइट्स तक था। ठीक है, ये साउदर्न ब्लॉट किया गया था। अब चलते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस पे। साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड BNTR एज ए ब्लोब। इट इंक्लूडेड, सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर हम डीएनए को काटेंगे बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर सेपरेट करेंगे फ्रैगमेंट्स को बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे मतलब ब्लॉटिंग करेंगे ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे उसे ब्लॉट कर लेंगे सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन। नाइट्रोसेलुलोज या नाइलोन के ऊपर हम नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलोन का कपड़ा के ऊपर उसको हम पेपर के ऊपर हम उसे ले लेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यूजिंग VNTR प्रोब। जो मेरे पास VNTR प्रोब था, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट था मेरे पास, जितना चेंज था उस चेंज को मिलाएंगे। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स by autoradiography. Schematic representation of DNA fingerprinting is shown in figure 6.16. जो VNTR प्रोब होता है ना, वो कंप्लीमेंट्री होता है VNTR के, और वो रेडियो एक्टिव होता है। The VNTR belong to a class of satellite DNA referred to as mini satellite। क्या बोलते हैं? मिनी सैटेलाइट कहते हैं। वो मिनी सैटेलाइट होता है। स्मॉल DNA sequence is arranged randomly in many copy number. The copy number varies from chromosome to chromosome in an individual. The number of repeat shows very high degree of polymorphism. As a result of size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 kilobases. Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different size. This band give a characteristic pattern for an individual DNA. It differ from individual to individual in a population except in the case of monozygotic twins. जो monozygotic twins होता है वो हमारा एक्सेप्शन है, उसमें VNTR मतलब वो दोनों सेम होता है। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ PCR। मतलब PCR, देखो जनरली PCR यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए अगर मानो बहुत कम हमें वो मिला है, बहुत कम हमें प्रूफ मिला है, तो उसको बढ़ाने के लिए PCR का सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक को बढ़ाने के लिए हम PCR को यूज़ करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली DNA फ्रॉम सिंगल सेल इज़ इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक science. It has much wider application such as in determining population and genetic diversity. Currently many different probes are used to generate DNA fingerprinting. देखो किया क्या गया है, ये बस VNTR था, ये A था, ये B था। VNTR का प्रोब है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री से जाके जुड़ जाएगा। ये जाके जुड़ना चाहा, ये देखो किससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो B का मैच हो गया, कर गया। तो ये जो है B वाला जो है वो क्रिमिनल है।